नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे और उसको सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोटीन को हमने दो भागों में बांट दिया। पहले तक हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। इसके बाद आपको दो और इसका क्लासिफिकेशन मिलता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है, अगला स्लाइड में है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ये दो क्लासिफिकेशन और मिलते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसका एग्जांपल आपका सिल्क फाइब्रोइन है। सिल्क फाइब्रोइन जो होता है ये प्रोटीन सिल्क है और ये इंसेक्ट या स्पाइडर प्रोड्यूस करता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो ज़्यादातर बीटा कन्फर्मेशन में होते हैं। बीटा जो हमने अल्फा बीटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं, ये बीटा फॉर्म में होता है। बीटा फॉर्म, बीटा स्ट्रैंड होता है इसमें। और बीटा स्ट्रैंड में जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड होते हैं ये देख सकते हैं आप, एलेनिन, साइड चेन और ग्लाइसिन। एलेनिन और ग्लाइसिन रहता है ज़्यादातर इनके बीटा एसिड में। द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ऑल पेप्टाइड linkage in the polypeptide of the beta sheet and by the optimization of van der Waals interaction between the sheet. Silk does not stretch because the beta conformation is already highly extended. However, the structure is flexible because the sheets are held together by weak interaction. Flexible होता है लेकिन आप इसको स्ट्रीच नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वीक इंटरेक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, van der Waals इंटरेक्शन, ये सब के कारण आता है। वो टूट जाएगा ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि कहीं पे आप मकड़े का जाल लो, उसको आप पकड़ो, तुरंत टूट जाती है। वहाँ पे लचीला, आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे हिला डुला सकते तो बिल्कुल सेफ रहेगा, थोड़ा लचीला रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा पकड़ के खींचने की कोशिश करोगे वो टूट जाता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इस पर। और जो इसका दूसरा जो एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन का, वो एक है अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन जो होता है ये आपका थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये टूटता नहीं है। इसमें अल्फा हेलिक्स होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, ठीक है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है इसमें हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन जो होता है ये नीचे आपका स्ट्रक्चर है। मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, 153 अमाइनो एसिड का होता है ये। और इसमें एक हेम ग्रुप जो होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एक ही होता है। उसको आप ये भी कह सकते हो प्रोटो नाम लिखा होता है। जो प्रोटीन हेम ग्रुप बाइंड करता है, पोर्फायरिन रिंग भी बोलते हैं उसको। कहीं पे लिखा, इस पे नहीं लिखा है क्या, चलिए आगे मिल जाएगा। तो इसमें जो होता है ना, 78% ऑफ रेजिड्यू ऑफ द मायोग्लोबिन अकल इन अल्फा हेलिकल रीजन। अल्फा हेलिक्स ही होता है इसमें ज़्यादातर, ठीक है। द हीम ग्रुप आर मोस्टली सराउंडेड बाय पॉलीपेप्टाइड चेन एंड सेट्स इन ए सर्वाइस which is barely exposed at the surface of the structure. Most of the hydrophobic amino acid R group are interior of the molecule. जो पोलर साइड चेन होते हैं वो ऊपर रहेंगे और जो आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है अमीनो एसिड वो अंदर के साइड एम्बेडेड रहते हैं और काफ़ी पैक्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। एक तरह से ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। इसमें आपको अल्फा हेलिक्स के साथ लूप भी देखने को मिल रहा है। दो अल्फा हेलिक्स एक लूप से जुड़ा हुआ है, तो अल्फा लूप और अल्फा ये मोटिव भी बना रहा है। एक तरह से जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और एक डोमेन भी होता है, फंक्शनल यूनिट होता है टर्सरी स्ट्रक्चर का। तो मायोग्लोबिन एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी इसलिए नहीं है क्योंकि क्वाटरनरी उसको बोलेंगे जब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड रहेगा, ठीक है, उसमें हेमोग्लोबिन आ जाएगा, वो आगे हम देखेंगे। The atom inside myoglobin are densely packed रहता है and short range van der Waals interaction may be significant contributing the stability. Hydrophobic interaction तो रहता है। All the peptides bond are in the planar trans conformation में होता है। आपको पता ही है जो पेप्टाइड का दो कॉन्फॉर्मेशन होता है, सीस और ट्रांस, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो वो जो ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर नेटिव प्रोटीन
पेप्टाइड का कॉन्फॉर्मेशन है। 3 of the 4 प्रो रेजिड्यू आर फाउंड इन द बेंड। ठीक है, बेंड में भी अमीनो एसिड पाया जाता है। द हेम ग्रुप ऑफ द मायोग्लोबिन, जो हम ये नाम यही बोलना चाह रहा था, प्रोटोपोरफायरिन रिंग बोलते हैं। और प्रोटोपोरफायरिन जो होता है, जो पिछले वीडियो में आप स्लाइड में देखते हैं, ये वाला जो रेड रेड दिख रहा है ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग ही है। और यहाँ पे एक आयरन रहता है, एक हेम ग्रुप है। और वहाँ पे आपका एक तरह से कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आप जब कंपाउंड पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यही है आयरन का। देखो ऑक्टाहेड्रल एक तरह से हो गया कि 4 तो इसका प्लेन में है, ये प्लेन जो है आपका पोरफेरिन का पायरोल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और एक आपका हिस्टेडीन के इमेडोजोल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और छठा वाला पोजीशन जो वो ऑक्सीजन से। चूँकि आपका जो प्रोटोपोरफेरिन जो प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन में, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग यूनिट है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करने का काम करता है। और ये मायोग्लोबिन सबसे ज़्यादा जो एनिमल जो मेमल होते हैं इस पानी में रहते हैं, व्हेल हो गए, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और इसमें जो एक ही बाइंडिंग सेट होता है ऑक्सीजन का, जबकि आप हेमोग्लोबिन में जाएंगे वहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड रहता है, तो 4 बाइंडिंग यूनिट रहता है ऑक्सीजन के लिए। तो वो हमारा आगे रहेगा डिस्कस करने का टॉपिक। तो ये सब ओवरऑल एक था हेमोग्लोबिन के बारे में। और ये जो बाइंड करता है ना पोरफेरिन, बाइंड विद द आयरन एटम इन इट्स फेरस F2 स्टेट में। ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि F3 स्टेट में बाइंड करता है कि F2 स्टेट में बाइंड करता है, तो ये आयरन के F2 प्लस स्टेट में बाइंड करता है। ठीक है, जब आयरन ऑफ द फ्री हेम, जब फ्री हेम हो जाता है इन सॉल्यूशन एज रेडली ऑक्सीडाइज टू फेरिक स्टेट विच डज नॉट बाइंड टू ऑक्सीजन। ये वाला देख सकते हैं, एक स्टेटमेंट भी है। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है F3 में, तो ये ऑक्सीडाइजेशन इसलिए हो गया कि जब F2 से F3 हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो उस फॉर्म में ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द मायोग्लोबिन हेम ग्रुप इज लार्जली sequestered away from the solvent। ठीक है, द सिक्स्थ कॉन्फॉर्मेशन कंपाउंड, ये सब सारा इससे रिलेटेड था मायोग्लोबिन से। और इसमें मायोग्लोबिन और उसके और ऐसे प्रोटीन है जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, उसमें क्या अल्फा हेलिक्स का और बीटा कन्फर्मेशन कितना परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं। जैसे हमने देखा था मायोग्लोबिन अल्फा हेलिक्स ही था 78%, बीटा कन्फर्मेशन नहीं था। बाकी के जो परसेंट होते हैं वो आपके लूप का होता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसीलिए मायोग्लोबिन जो है बीटा कॉन्फॉर्मेशन नहीं है, बीटा स्टैंड नहीं है। ऐसे ही एक और है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, इसमें भी आपका बीटा कॉन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और ऐसे भी हैं जिसमें, जैसे कि वो फाइब्रोइन था, उसमें बीटा स्टैंड ही होता है। पर ये ऐसे प्रोटीन है जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है ना। हेमोट्रिप्सिन हो गया, उसमें अमीनो एसिड का टोटल नंबर 247 है, राइबोन्यूक्लियेज का 124 है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज 307, 153 होता है मायोग्लोबिन में। लाइसोजाइम आपके आँख में पाया जाता है 129 और ये सारे उसके रेफरेंस हैं, सोर्स जहाँ से ये डाटा लिया गया। प्रोटीन फोल्डिंग पैटर्न मोटिव हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है इसके बारे में कि मोटिव क्या होता है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मोटिव भी कहते हैं, चाहे अल्फा लूप और अल्फा हो, या बीटा अल्फा बीटा हो, या बीटा मिएंडर हो, या ग्रीक मॉडल हो। ये सब ग्रीक की मॉडल, ये सब सारा हो चुका है हमारा। अब है प्रोटीन फोल्डिंग पैटर्न और डोमेन। यो एक चीज़ इसलिए हम यहाँ पे आए, motive and fold can be used interchangeably. However, the term fold is more commonly applied to describe more complex folding pattern. For example, the distinctive arrangement of the 8 alpha helix in the myoglobin is found in all globin and is called a globin fold. ठीक है, तो इससे ये भी कंफर्म हुआ कि 8 अल्फा हेलिक्स होता है मायोग्लोबिन में। प्रोटीन फोल्डिंग पैटर्न या डोमेन, हमने टर्सरी स्ट्रक्चर में डोमेन का नाम सुने ही थे कि 3D मॉडल में आपको
डोमेन कैसा इस टाइप का रहता है। यहाँ पे 2 डोमेन दिख रहा है, किसी में सिंगल डोमेन ही होता है। तो a domain is a part of polypeptide chain that is independently stable या could undergo movements as a single entities with respect to a entire protein. Each domain can appear as a distinct globular log region, as is true for a calcium binding protein of muscles. ट्रोपोनिन सी जो होता है एक मसल्स बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसका ये स्ट्रक्चर है। However, the extensive contact can occur between the domain and make individual domain hard to discern. ठीक है। The 2 or more domain of the protein often have different function which have the coordinated in the overall function of the protein. A small protein such as myoglobin usually only have one domain. जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है ज़्यादातर उसमें एक ही डोमेन होता है, लेकिन जैसे कोई किसी में सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड को 2-3 डोमेन हो सकते हैं। वो आपका ये ट्रोपोनिन सी का ये एग्जांपल है। तो इसमें 2 डोमेन है तो 2 फंक्शनल यूनिट हो गए इस पेप्टाइड का। अब प्रोटीन फोल्डिंग पैटर्न सम रूल जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया था, ये सब सारा ट्विस्टेड बी ये क्या आता है। ये सब हमने सारा देख लिया था, ये सारे स्ट्रक्चर मोटिव के बारे में था। प्रोटीन फैमिली एंड सुपर फैमिली, मल्टीपल सब यूनिट जैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल हेमोग्लोबिन यही होता है कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन विद 1 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप ईच। जैसे मायोग्लोबिन 1 था, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका एक हेमोग्लोबिन का इतना, लेकिन उसमें रेजिड्यू डिफरेंट होंगे, सब कुछ इनका अपना अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा। इसका मोलिकुलर वेट उससे काफ़ी ज़्यादा है। contain 4 polypeptide chain with 1 heme protein each in which the iron atom are in the ferrous F2 state में बाइंड यहाँ भी करते वहाँ भी करते थे। the protein portion globulin consist of 2 अल्फा चेन, वहाँ पे 8 अल्फा चेन था और बीटा चेन नहीं था, तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होता है एंड 2 बीटा चेन होता है। 146 रेजिड्यू each. the subunit of hemoglobin are arranged in the symmetric pairs, each pairs having 1 alpha and 1 beta subunit. Hemoglobin can therefore be described either as a tetramer या as a trimer of alpha beta protomers. ठीक है। कुछ इंट्रेंसिकली डिसऑर्डर होते हैं प्रोटीन के फोल्डिंग से रिलेटेड। ये होते हैं वो डिजीज, प्रोटीन फोल्डिंग डिसऑर्डर, एमाइलोडोसिस, फिर एक होता है प्रायोन डिजीज और प्रायोड, इन 2 डिजीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले हम ये देख लेंगे कि प्रोटीन फोल्डिंग होता क्या है, प्रोटीन डीनेचर क्या होता है, प्रोटियोसिस इंट्रिंसिक डिसऑर्डर प्रोटीन का क्या है। As many as a third of all human protein may be unstructured या have significant content of the unstructured segment. The intrinsically disordered proteins have properties that are distinct from the classical structured protein. Namely, they can lack a hydrophobic core and instead may contain high densities of charged amino acid residue such as lysine, arginine, glutamine. Proline residue are also prominent as they tend to disrupt ordered structure. The lack of an ordered structure can allow a protein to interact with the multiple partners. The mammalian protein P53 play a crucial role in the control of cell division. It
features both structured and unstructured segment and unstructured region at the carboxyl terminal interact with at least 4 different binding patterns and assume a different structure in each of the complexes. ये आपको प्रोटीन फोल्डिंग में जो P53 एक प्रोटीन होता है वो कैसे हेल्प करता है. साइक्लिन ए है, सर्टोलिन है, CBP ब्रोडोमेन है, ये सब सारा. प्रोटियोस्टेसिस, जैसे होम्योस्टेसिस होता है ना, वैसे एक होता है प्रोटियोस्टेसिस. प्रोटियोस्टेसिस में एक तरह से प्रोटीन का मेंटेनेंस ऑफ एन एक्टिव सेट ऑफ सेलुलर प्रोटीन required under the given set of the condition is called proteostasis. 3 kind of process contribute to proteostasis. First, protein are synthesized on a ribosome. Second, multiple pathway contribute to protein folding, may of which involve the activity of the complex called the chaperones. Chaperones, including the chaperonins, also contribute to the refolding of the protein that are particularly tangentially unfolded. Include chaperonin and contribute to the refolding of the protein that are particularly and tangentially unfolded. Finally, protein that are irreversibly unfolded are subjected to sequestration and degradation by the several additional pathways. Particularly unfolded protein and protein folded intermediates that escape the quality control activity of the chaperones are degraded pathway may be aggregate, forming both disorders aggregate and ordered amyloid like aggregates that contribute to the disease process. तो ये ओवरऑल होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है. इसमें सबसे पहले आपका राइबोसोम है, ट्रांसलेशन करके नेसेंट पेप्टाइड बना दिया. पेप्टाइड का फिर फोल्डिंग जो होता है दूसरा पहला प्रोसेस था सिंथेसिस ट्रांसलेशन का, ये राइबोसोम ने कर दिया और ये राइबोसोम ने साइटोजोल में किया. साइटोजोल का जो होता है इन्वायरमेंट वो आपका रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है. और एक्स्ट्रा जो सेल से बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट रहता है. इसीलिए सल्फर हाइड्रिल ब्रिज जो है ना वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मिलेंगे. सेल के अंदर में एस के ब्रिज, सल्फर ब्रिज जो होते हैं कम देखने को मिलता है इसी कारण, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर होता है साइटोजोल का. अब ये फोल्डिंग का प्रोसेस में चैपरोन्स का बहुत बड़ा रोल है. चैपरोन को फोल्डिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं. यदि फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स है इसको नेटिव प्रोटीन में फोल्ड, अब ये फंक्शनल जगह जो अनफोल्डेड था, प्रॉपरली फोल्डेड नहीं था, ये फंक्शनल नहीं था. इसको फंक्शनल करने के लिए चैपरोन जो है इसको फोल्ड करता है प्रॉपर तरीके से और ये अब फिर फंक्शनल है. अब इस पार्ट कई बार काम या कोई इसमें टूट गया ये या पेप्टाइड जाके तोड़ दिया तो मिसफोल्ड प्रोटीन को पेप्टाइड तोड़ देता है. या नेटिव प्रोटीन भी टूटता है, उसको फिर इसे तोड़ के फिर यहाँ पे रेजिड्यू की तरह रॉ मटेरियल की तरह अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं. और ये जो फोल्डेड प्रोटीन था चैपरोनिन और चैपरोन ये सब जो है रिमॉडल करके या मिसफोल्ड प्रोटीन रहता है इसको दोबारा ले जाके फिर से फोल्ड करके नेटिव फॉर्म में फंक्शन, ये सब प्रोसेस पूरा चलता रहता है. ये सेकेंड स्टेज है आपके प्रोटियोस्टेसिस के, ठीक है. अब यदि इसमें कई बार मिसफोल्ड रह गया, उसको यदि ये करेक्ट नहीं हो पाया तो डिजीज हो जाता है. जैसे हमने आगे देखा था अमाइलॉइड फाइब्रिल्स है और प्रायोन है, ये सब डिजीज हो जाते हैं. मोर्फस एग्रीगेट हो गया, ओलिगोमर्स है, कई बार ये सब इकट्ठे होकर डिजीज भी हो जाता है. कई बार इन सब को रिमूव करने के लिए पेप्टाइड फ्रेगमेंट को तोड़ा जाता है. प्रोटियोजोम होता है वो तोड़ भी देता है इन सबको, ठीक है. प्रोटीन डीनेचुरेशन एक बहुत बड़ा एक तरह से रोल प्ले करता है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में. तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एक मैं आज चूँकि इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि ये राइबोन्यूक्लियोज से रिलेटेड हमने कुछ स्टडी की थी कि राइबोन्यूक्लियोज के ऊपर ही सबसे पहले फोल्डिंग का स्टडी किया हो गया था, प्रोटीन फोल्डिंग का. और उनको किसने किया था, जो क्या नाम था उनका, एनफिनसेन एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे आगे. और उसमें उन्होंने राइबोन्यूक्लियोज जो होता है उसके फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के ऊपर में कैसे सल्फाइड्रिल ब्रिज बनाता है ये देखा था. तो प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ के बाकी सारे बॉन्ड यदि तोड़ दो प्रोटीन के
तो वो आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। और ये कई तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। आप चाहे तो हीट ट्रीटमेंट दे दो, एसिड ट्रीटमेंट दे दो, सॉल्ट ट्रीटमेंट दे दो, ये सब कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट दे दो या सब वो दे दो, डिटर्जेंट दे दो, ये सब हेवी मेटल्स आयन जैसे मरकरी है ये भी बाइंड कर लेता है कई बार सल्फर हाइड्रेट ग्रुप से। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है जैसे एसीटोन है, इथेनॉल है। तो ये सब सारा जो है आपके प्रोटीन को डीनेचर करता है। और जहाँ पे प्रोटीन एक टीएम जो होता है टेम्परेचर रेंज में, एक बार पढ़ते हैं इसको। द कन्फर्मेशन ऑफ द नेटिव प्रोटीन ओनली marginally stable condition different from those in a cell etc. therefore can cause protein structural change resulting in the loss of three-dimensional structure needed for function. Denaturation. In the denatured state, the conformation of the protein needed to be completely randomized. और number of physical and chemical agent can cause protein denaturation. जैसे हमने अभी बताया, एक classical agent है heat which has complex effect of many weak interaction in the protein primarily on the hydrogen bond. On heating, a protein is conformation generally remain intact until a abrupt loss of the structure occurs over a relatively narrow temperature range. ये जो TM होता है जिस टेम्परेचर पे बोला ऑन हीटिंग ए प्रोटीन कन्फर्मेशन जनरली रिमेन इंटैक्ट अंटिल ए abrupt loss of structure occur over a relatively narrow range of temperature. The abruptness of the loss of structure suggests a cooperative process in which loss of structure is in one या more part of the protein rapidly destabilize the structure of other part. ठीक है, तो हर टीएम जो होता है हर प्रोटीन का अलग होता है। जैसे एपोमायोग्लोबिन है तो इसका टीएम अलग है, इसका टीएम अलग है। वो टेम्परेचर जहाँ पे प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन अनफोल्डिंग का एक होता है। देखो प्रोटीन अनफोल्डिंग यहाँ पे 0 था और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला गया, यहाँ इसी टेम्परेचर जन पे कोई 50% से भी ज़्यादा डीनेचर हो गया लगभग में, तो इसको टीएम इसका ये टेम्परेचर हो गया। जैसे राइबोन्यूक्लियेज का ये का जो टीएम था ये टेम्परेचर जहाँ पे ये मेल्ट हो जा रहा है, डीनेचर हो जा रहा है, लगभग में 55 के आसपास है। वही एपोमायोग्लोबिन का ये है टीएम जहाँ पे मोर देन 50% से ज़्यादा आपका डीनेचर हो जाता है। तो ये सब हम देखेंगे डीनेचर को और आगे बढ़िया डिटेल में। ऐसे ही पीएच पे भी हो जाता है, टेम्परेचर पे भी, ठीक है। रीनेचुरेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियेज, यही राइबोन्यूक्लियेज का जो एक एक्सपेरिमेंट किया था और उनका साइंटिस्ट साहब का नाम था एनफिनसेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसमें यही था कि राइबोन्यूक्लियेज पे इन्होंने स्टडी की थी। राइबोन्यूक्लियेज में जो है 124 अमीनो एसिड होता है, उसमें से आपका 8 सल्फर सिस्टीन ग्रुप होता है, 8 सिस्टीन ग्रुप होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 सिस्टीन ग्रुप होता है। और वो सिस्टीन ग्रुप क्या करता है कि एक दूसरे से ब्रिज बनाता है, साल्ट ब्रिज जिसको बोलते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये नेटिव स्ट्रक्चर है आपका राइबोन्यूक्लियेज का। और राइबोन्यूक्लियेज का ये जो स्ट्रक्चर था इस पे रिडक्टेंट और डिटर्जेंट यूरिया ये दोनों डाल के इनको डीनेचर कर दिया गया। इनके जितने भी वीक बॉन्ड थे, इंटरेक्शन थे, वो तोड़ दिया गया और जो भी इनके सल्फर हाइड्रेट ब्रिज थे उसको भी तोड़ दिया गया। तो ये अनफोल्डेड हो गया और ये इनएक्टिव प्रोटीन बन गया। अब इनके बाद इन्होंने देखा कि जब इन्होंने रिमूव कर दिया डिटर्जेंट और रिडक्टेंट, फिर ये नेटिव फोल्ड में आ गए। तो इनके उस एक्सपेरिमेंट से वो यही फाइंड आउट किए। एक दूसरा भी इसमें इन्होंने यहाँ पे इमेज नहीं बना है। उन्होंने क्या किया था कि एक तो रिमूव किया यूरिया, यहाँ पे देखिए यूरिया और मर्केप्टो इथेनॉल दोनों ही रिमूव कर दिया, पर एक में क्या किया, जो यूरिया को रख लिया और मर्केप्टो इथेनॉल को हटा दिया। तो उस केस में क्या हुआ कि ये बॉन्ड तो फॉर्मेशन हुआ लेकिन ये जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं हुआ।
जैसे इसमें प्रॉपर फॉर्मेशन हो गया जब दोनों ही रिमूव कर दिया। पर एक ऐसे हो गया यदि यूरिया को रखे मरकर टू इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट को हटा दिए तो भाई बॉन्ड तो बना सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये 72 वाला जो है मान के 26 से बना लिया, 65 वाला 84 से बना लिया, दूसरा फोल्डिंग जो प्रॉपर देखो प्रोटीन का यदि प्रॉपर फोल्डिंग ना हो तो उसका फंक्शनलिटी नहीं हुआ। अब इसका राइबोन्यूक्लियस का ये फोल्डिंग रहेगा तभी ये फंक्शनल है। अब मान लीजिए बॉन्ड इससे बना लिया तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये डिसफंक्शनल हो गया। तो ये बोला कि भाई यदि वीक इंटरेक्शन जो होता है इसके फंक्शनलिटी जो प्रोटीन है उस वो करता है, जैसे कि स्टेटमेंट है पाथफाइंडर की, दिस इंडिकेट दैट द वीक इंटरेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड एजम्पशन ऑफ द नेटिव कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड चैप्टर 1 था, ये 2 डिजीज था जो हमने देखा। ठीक है, अगले वीडियो में हम कोशिश ये रहेगा कि एनफिनसिन के पूरे एक्सपेरिमेंट का, चूँकि आज मैं एनफिनसिन का ही एक्सपेरिमेंट कराने वाला था लेकिन हुआ नहीं। फोल्डिंग पे हम अभी आगे हम डीप में और पढ़ेंगे, फोल्डिंग कैसे होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन ये प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही।